Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. As you all know, we have started our case study series और इस सीरीज़ में हम हमारी सभी यूनिट्स की केस स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट केस स्टडीज़ हम इन वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टाफिंग की केस स्टडीज़ को डिस्कस किया था। टुडे वी विल डिस्कस केस स्टडीज़ ऑफ आवर 5th यूनिट विच इज़ ऑर्गेनाइजिंग। सो आई होप कि आप केस स्टडीज़ को सीरियसली ले रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बिकॉज प्रैक्टिस इज़ टोटली अप टू यू कि आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप नहीं करेंगे देन बिजनेस स्टडी का एग्ज़ाम देयर इज़ नो यूज़। कि अगर हम ओनली थियोरेटिकल एस्पेक्ट को पढ़ें देयर इज़ टोटली नो यूज़। एप्लीकेशन पता होनी चाहिए कि मैं केस स्टडी में जो टॉपिक अप्लाई होगा उसको कितनी जल्दी हम कैच कर पाते हैं कि ओके ये टॉपिक अप्लाई हो रहा है। वो होगा तभी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वेरी फर्स्ट केस स्टडी में क्या कहा जा रहा है आपको? पहली चीज़ तो यहाँ अभी तो हमें पता है कि ऑर्गेनाइजिंग की केस स्टडी है, तो उसी से क्वेश्चन मार्क हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बट जब मिक्स चैप्टर्स की केस स्टडी होती है, मल्टीपल टॉपिक्स, तो एक बार लास्ट लाइन को पढ़ लेना चाहिए ताकि हमें केस स्टडी को समझने की एक डायरेक्शन मिल जाए। जैसे अगर अभी यहाँ पर मैं इस लास्ट लाइन को देखूँ तो पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिस्क्राइब्ड अबव। मीन्स कि मुझे इस केस स्टडी को इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने माइंड में चलाना है कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कैच कर पाऊँ कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसमें फॉलो हो रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि हम एक बार केस स्टडी पढ़ें फिर उसके बाद हमें दोबारा से उसको रीड करना पड़े कि भाई अच्छा अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। हमें क्लियर पता हो फर्स्ट टाइम में कि हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पकड़ना है इस केस स्टडी में। और 2 टाइप्स के होते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वन इज़ डिविजनल, अनदर वन इज़ फंक्शनल। लेट्स सी कि कौन सा अप्लाई है इसमें। हिमालय लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग मशीन्स। टारगेट है उनका 500 वॉशिंग मशीन्स पर डे। देयर इज एन ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन विच प्रमोट्स एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। यानी एम्प्लॉयज़ में स्पेशलाइजेशन है, काम में एक्सपर्ट हैं अपने वो। देयर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स इन सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं है उनके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, बस इतना ही बताया उन्होंने। डायरेक्टली नहीं बताया कि हम काम को किस तरह से कर रहे हैं, बट ये डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं है, ये ही आपको सब कुछ कह गया। क्योंकि देखो आपका जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है उसमें हम अलग अलग प्रोडक्ट्स की डिवीज़न बनाते हैं। जैसे मेरे पास मेटल और प्लास्टिक 2 प्रोडक्ट हैं, दोनों की अलग अलग डिवीज़न है। उसमें दोनों का प्रोडक्शन का काम अलग अलग चलता है, यानी प्रोडक्शन का फंक्शन 2 बार परफॉर्म होता है। किसमें? जब हम डिवीज़न्स अलग अलग कर दें। तो डिविजनल वाला तो है नहीं यहाँ पर ना, और फंक्शनल वाले में हम फंक्शंस के बेस पे डिवाइड करते हैं काम को। एक फंक्शन एक ही बार परफॉर्म होता है फंक्शनल वाले में, तो वहाँ डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होता है। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट मतलब एक काम बार बार परफॉर्म हो रहा है, तो यहाँ नहीं है, तो इट मीन्स फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अप्लाई हो रहा है। तो देखो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ना दे करके उन्होंने आपको एक एडवांटेज बताया था, उसके बेस पे ये डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं है, इसके बेस पे हम इस केस स्टडी को पहचान पाए। तो इस टाइप में आपका जो है वो वर्क करेगा आपको जब टॉपिक अच्छे से क्लियर होंगे। नेक्स्ट अब केस स्टडी जो है हमारे पास, इट सेज कविता घई वॉज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ रेस्टोरेंट इन लखनऊ कॉल्ड हेल्दी किचन। ओके, हेल्दी किचन की ऑनर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिसेस कविता घई। रेस्टोरेंट वॉज डूइंग वेल एंड द वॉल्यूम ऑफ वर्क started increasing slowly and steadily. Kavita Ghai was not able to manage all the work on her own. The increasing magnitude of work made it impractical for her to handle it all by herself. Moreover,
हर ऑब्जेक्टिव इज़ टू ओपन मोर ब्रांचेज ऑफ दिस रेस्टोरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। अब इतनी केस स्टडी में हम क्या समझ पाए कि आपको ये कहा जा रहा है कि कविता घई जो हैं वो एक रेस्टोरेंट की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, काम उनका काफ़ी अच्छे से चल रहा है रेस्टोरेंट का, तो वो पूरी तरह से खुद हैंडल नहीं कर पा रही हैं और वो और ज़्यादा ब्रांचेस भी खोलना चाहती हैं अपने रेस्टोरेंट की। तो अब आपको यहाँ पर बस सिंपली जो है वो ये पूछा गया है, आगे कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे क्वेश्चन है कि शी अपॉइंटेड निखिल गुप्ता एज द जनरल मैनेजर ऑफ हेल्दी किचन लखनऊ एंड गेव हिम द राइट टू कमांड his subordinate and to take action within the scope of his position. For smooth running of restaurant, she also gave him authority to hire and train staff as per the requirements. तो यहाँ पर आपको ये कहा है उन्होंने कि उन्होंने निखिल गुप्ता को जनरल मैनेजर बनाया है हेल्दी किचन का और उसको कुछ राइट्स दिए हैं कि वो अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग स्टाफ को ट्रेनिंग दे सकता है। यहाँ पर तो यहाँ पर आपसे जो बेसिकली क्वेश्चन किया जा रहा है दैट इज आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट फॉलोड बाय कविता घई विच हेल्प्ड हर टू ओपन न्यू ब्रांचेज ऑफ द रेस्टोरेंट। यहाँ पे ये भी बताया है कि कविता घई वॉज सेटिस्फाइड विद द वर्क ऑफ निखिल गुप्ता एंड वॉज एबल टू ओपन ब्रांचेज ऑफ रेस्टोरेंट इन आगरा एंड कानपुर ऑल्सो। वो उनके काम से सेटिस्फाइड थी जिससे कि वो अपनी ब्रांचेज जो हैं वो खोल पाई हैं आगरा एंड कानपुर में। अब आपको कॉन्सेप्ट बताना है जो कविता घई ने फॉलो किया है नई ब्रांचेस को खोलने के लिए, मींस उनका ये अथॉरिटी देना निखिल गुप्ता को किस कॉन्सेप्ट को शो करता है। अब यहाँ देखिए आपको दो कॉन्सेप्ट माइंड में आ सकते हैं, एक तो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, दूसरा हो सकता है कि डिसेंट्रलाइजेशन। बट डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को यहाँ एक क्लैरिटी से मैं एक्सप्लेन कर दूँ ताकि कभी हम मिस्टेकन हो ही ना केस स्टडी को पहचानते हुए। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जब होता है उस टाइम आप अपने इमीडिएट सुबॉर्डिनेट को कुछ राइट्स देते हो, अथॉरिटीज़ देते हो, दैट इज़ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो कि कविता घई ने किया। उन्होंने निखिल गुप्ता को राइट्स दिए अपने इमीडिएट सुबॉर्डिनेट को जो ठीक उनसे नीचे काम करते थे, जनरल मैनेजर बना दिया। अगर डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है वो तब होता है जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सभी को हम अथॉरिटी बांट दें थोड़ा थोड़ा, सिर्फ आपके और आपके सुबॉर्डिनेट के बीच अथॉरिटी एक्सचेंज ना हो, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सबको अथॉरिटी हो उनकी अकॉर्डिंग। यहाँ तो ऐसा नहीं किया ना कविता घई ने कि सबको सारे एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी दी हो, डिसेंट्रलाइजेशन तब होता। तो ये है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब इसी की से हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे हम कि कहाँ डेलीगेशन होता है, कहाँ डिसेंट्रलाइजेशन होता है। नेक्स्ट आपको 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने हैं इसकी इम्पोर्टेंस के। तो यहाँ आपको बताना है कुछ भी इम्पोर्टेंस आप यहाँ पर मेंशन करें कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है। एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड फील करते हैं, उनका काम बेटर हो पाता है और बेसिस है आपकी मैनेजमेंट हायरार्की का। साथ ही साथ यहाँ इस केस स्टडी के रिगार्डिंग देखें तो यहाँ एक और हम बेनिफिट ये भी बोल सकते हैं कि जो मेन ओनर्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करने से वो अपना जो टाइम है उन्होंने कुछ और इम्पोर्टेंट काम में भी वो दे पाए। ओके, अब नेक्स्ट केस स्टडी डिस्कस करते हैं। यस, सो यहाँ हमें कहा जा रहा है जनरल मैनेजर ऑफ बुकमार्क लिमिटेड हैज़ डिसाइडेड टू स्टार्ट अ न्यू ब्रांच इन यूरोप एज अ पार्ट ऑफ इट्स एक्सपेंशन प्रोग्राम। ओके, ब्रांच खोल रहे हैं वो नई। द कंपनी हैज़ रिकॉग्नाइज्ड द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन इन नंबर ऑफ आवर्स। द कंपनी हैज़ फाउंड दैट इट विल टेक 40,000 आवर्स ऑफ मैन वर्क and has subsequently divided the number of hours for different operations, and finally the responsibility of predetermined quantum of work was given to different individuals according to their capabilities. On the basis of given information about Bookmark Limited, answer the following questions.
Identify the main function of management highlighted in the above case. 2 steps of this function of management indicated above by quoting the relevant lines. Yes, एक तो चीज़ है यहाँ पर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमने देखना है, दैट वी विल फाइंड आउट. दूसरी चीज़ क्या है यहाँ कि आपको लाइंस को कोट करना है. लाइंस कोट करने का मतलब होता है कि इसमें मैं कोई पर्टिकुलर लाइन फाइंड आउट करूँ और बताऊँ कि अच्छा ये उस फंक्शन का जो मैंने फंक्शन फाइंड किया उसका ये स्टेप, ये लाइन ही बता रही है, यानी ये लाइन शो कर रही है. तो उस लाइन को मुझे इन्वर्टेड कॉमास में राइट कर देना होता है, दैट इज़ कोटिंग द लाइन्स. तो देखिए अब उन्होंने यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया है कि हमें कितना काम करना है, कितने आवर्स का काम होगा, और काम को आगे जो है वो डिवाइड किया है पीपल को अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़. तो ये हम कहाँ करते हैं, कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जिसमें हम ये करते हैं ये चीज़? ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग में हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क एंड डिवीज़न ऑफ वर्क. डिवाइड करते हैं काम को, तभी तो हम आगे जो है पोस्ट क्रिएट कर पाते हैं. तो यहाँ आइडेंटिफाई भी किया गया है और उस काम की जो है वो आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी असाइन की गई है टू द पीपल अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़. तो बस यही आपको यहाँ पर कोट करना है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क ये है कि 40,000 आवर्स लगेंगे आपको, और आगे हमने जब नेक्स्ट में ये बताया कि कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग दिया, दैट इज़ डिवीज़न ऑफ वर्क. कोट करेंगे इन लाइंस को और फंक्शन का नाम लिखोगे ऑर्गेनाइजिंग. नेक्स्ट केस स्टडी अब जी. मिस्टर जोसेफ थॉमस इज़ अ प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ अ Polyplex Limited. He has divided the work among his subordinates in accordance with their interest and ability. Okay. The subordinates are also given authority to take decisions relating to their work. At the end of the first month of the year, it is found that Mr. Thomas has not achieved his target, and Thomas has been asked to give a written explanation within 2 days stating the reason for non-fulfillment of assigned job. तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर हैं मिस्टर जोसेफ थॉमस, उन्होंने काम को डिवाइड किया है सबॉर्डिनेट्स में. एक इसको हम जो है वो नटशेल में देख लें कि क्या हमें कहा गया है. सबॉर्डिनेट्स को उन्होंने काम उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है, और लास्ट में हमने ये देखा कि मिस्टर थॉमस ने जो है वो अपना टारगेट अचीव नहीं किया और उनको रिटर्न में एक्सप्लेनेशन देनी है. ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट मिस्टर जोसेफ थॉमस, द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ पॉलीप्लेक्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट रिफ्लेक्टेड बाय द कन्वर्सेशन बिटवीन जोसेफ थॉमस एंड मिस्टर थॉमस. देखिए दो अलग अलग पर्सन है, वन इज़ जोसेफ थॉमस जो कि प्रोडक्शन मैनेजर है, एंड अनदर वन इज़ मिस्टर थॉमस जो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं, जिन्हें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस अथॉरिटी दी गई थी. तो आपको कॉन्सेप्ट बताना है इसमें कौन सा जो है वो अप्लाई हो रहा है. अब किसी से अगर आंसर मांगा जा रहा है विद इन 2 days उन्हें आंसर करना है, व्हाट इज़ दिस, क्या शो कर रहा है ये बता रहा है कि आंसरेबिलिटी उनकी अकाउंटेबिलिटी, काम की तरफ जवाबदेही, उस कॉन्सेप्ट को शो किया गया है इन दोनों पर्सन के बीच, बिकॉज उनसे आंसर मांगा गया है विद इन 2 days. तो यहाँ आप आंसर में लिखेंगे अकाउंटेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट केस स्टडी. यस, बायर स्टॉप्स लिमिटेड, अ कंपनी हैविंग मल्टीपल स्टोर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री, offers various types of daily use products under one roof. Each store is placed under the charge of a store manager who is allowed to run their store independently by deciding about the products to be promoted, appointment of workers, customer complaints, etc. देखिए हर एक स्टोर का एक स्टोर मैनेजर है जो अपने स्टोर को इंडिपेंडेंटली चला सकता है, उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको अपने सीनियर से कोई परमिशंस लेनी है.
As these managers have a wide knowledge of the area acceptability, it enables them to take decisions effectively, keeping in view of prevailing circumstances and customers' needs. उन्हें नॉलेज है पूरा अपने एरिया का कि एरिया में कैसा कस्टमर का डिमांड है. दिस रिजल्टेड इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ कस्टमर सर्विस एट द सेम टाइम serves to boost morale and increase the job satisfaction of store managers as it empowers them to innovate and use their initiatives. On the basis of given information about Buyers Stop Limited, answer the following questions. Identify and explain the policy by Buyers Stop Limited to run their stores successfully, and 4 points highlighting the importance of the approach followed as identified in para. सो यहाँ अब हमें ये देखना है कि क्या पॉलिसी को उन्होंने फॉलो किया है. अब देखिए, सभी स्टोर मैनेजर्स को इंडिपेंडेंटली राइट है कि वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं. तो यहाँ क्या है कि सभी को राइट्स दे दी गई हैं, सभी को अथॉरिटी दे दी गई है. ऐसा नहीं है कि सीनियर जो था उसने सिर्फ एक पर्टिकुलर सबॉर्डिनेट को कोई अपनी अथॉरिटी डेलीगेट की हो, नहीं, सभी को राइट्स दे दिए. तो ऑब्वियसली यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन अप्लाई हो रहा है. जब एक सिंगल सबॉर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में अथॉरिटी का एक्सचेंज हो तो डेलीगेशन, जब सबको मिल जाए तो डिसेंट्रलाइजेशन. तो डिसेंट्रलाइजेशन है, उसी की इम्पोर्टेंस आपसे पूछी गई है. तो ये जो है आप ये कह सकते हैं कि मैनेजर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, उनके टैलेंट को इंक्रीज़ करता है, उनके इनिशिएटिव्स को हम यूज़ कर सकते हैं. इस टाइप में इम्पोर्टेंस को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं. सो ये हमारी आज के लिए कुछ केस स्टडीज़ थी. प्रैक्टिस आपको करना ही है. पीडीएफ में आपको भेजी जा रही हैं केस स्टडीज़, उनको प्रैक्टिस करें, स्टडी करें. आंसर देखने की जल्दी ना करें, पहले खुद से सोचें कि क्या आपको उसका पकड़ में आ रहा है कि किस टॉपिक को अप्लाई किया जा रहा है. ओके, थैंक यू सो मच.